नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दूसरे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सभी राज्य कोरोना टीका हासिल करने के लिए होड़ में शामिल होने के बजाय मिलजुल कर काम करें और सहकारी संघवाद की अवधारणा के तहत इस समस्या का समाधान खोजें। उन्होंने कहा कि कोरोना टीके की खरीद केंद्रीय स्तर पर हो और उसका वितरण व टीकाकरण का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। उनके कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार कोरोना टीका खरीदे और सभी राज्यों को दे जो टीकाकरण अपने स्तर पर करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोरोना टीका नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि 45 साल और इससे अधिक की उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना टीका देना और 45 से कम उम्र के लोगों से इसके लिए पैसे लेना अतार्किक और मनमर्जी है। उसने केंद्र सरकार से कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक कोरोना टीके की उपलब्धता के बारे में विस्तार से बताएं। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों से पैसे लेकर कोरोना टीका देने की नीति की आलोचना करते हुए कहा, इस आयु वर्ग के लोग न सिर्फ कोरोना से प्रभावित हुए हैं बल्कि उन्हें संक्रमण के गंभीर प्रभाव झेलने पड़े हैं। उन्हें अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ा है और दुर्भाग्यवश कुछ लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल पेश करे जो टीकाकरण नीति में उसकी सोच को दिखाते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट की पीठ ने सरकार से कहा है कि वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V सहित अब तक खरीदे गए टीकों की खरीद का पूरा डेटा उसको दिखाए। कोर्ट ने कहा कि दिए गए डेटा में सभी 3 टीकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए खरीद के ऑर्डर की तारीखें हों, कब कितने टीके मिले वो बताया जाए और आपूर्ति की अनुमानित तारीख भी बताई जाए। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वो ये भी बताए कि वो कैसे और कब बची हुई आबादी का टीकाकरण चाहती है। इसके लिए एक रूपरेखा बताई जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। वह पिछले साल सितंबर में ही सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। बता दें, पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की आलोचना की थी। जस्टिस मिश्रा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी, बहुमुखी प्रतिभा जो विश्व स्तर पर सोचते हैं और स्थानीय रूप से कार्य करते हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनने पर ट्वीट कर कहा है कि सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। सभी अच्छी चीजें उन्हें मिलती हैं जो इंतजार करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पद पर रहते हुए पीएम मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित दूरदर्शी जो विश्व स्तर पर सोचते हैं और स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं के रूप में व्याख्या करें। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद जैसे ही CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया, उसके बाद अब राज्य के बोर्ड भी परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद तय किया गया है कि छात्रों को उचित मानदंडों के साथ मूल्यांकन करके अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि हम कक्षा 12 के छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इसके पूरा हो जाने के बाद हम इसको सार्वजनिक डोमेन में डाल देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। भारत में टीकों की कमी के बीच अब खबर आई है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भारत की ड्रग नियामक संस्था ने ऐसी वैक्सीन के लिए भारत में अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया। अब ऐसी वैक्सीन जिन्हें दूसरे देशों में या विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी होगी, उन्हें भारत में ट्रायल से नहीं गुजरना होगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर वैक्सीन को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुत कुछ कहती है पर होता कुछ नहीं। ममता ने कहा कि राज्यों को तो वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में दिसंबर तक कैसे पूरे देश को वैक्सीनेट कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की। ममता ने कहा कि उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केरल के चीफ मिनिस्टर से बात की है और वो भी इस बात पर सहमत हैं कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देनी चाहिए। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और अब सागर धनखड़ मर्डर केस में जेल में बंद सुशील कुमार को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया ताकि पुलिस रिमांड को बढ़ाया जा सके। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले बड़ा बदलाव कर सकती है। इस बीच सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदलने पर विचार किया जा सकता है। इसी से आहत होकर जिला गोंडा के रहने वाले बीजेपी के युवा कार्यकर्ता सोनू ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खून से पत्र लिखकर सीएम योगी को ना हटाने की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि राज्य स्तर के कुछ नेता योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर योगी को हटाया जाता है तो वो आत्महत्या कर लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मुश्किलों में घिरे हुए हैं क्योंकि उनके विरोधी दल उनके खिलाफ गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। नेतन्याहू इस पद पर पिछले 12 साल से काबिज हैं और वह सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता हैं। दूसरी ओर इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वे देश के 11वें राष्ट्रपति हैं और लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 60 साल के हर्जोग 9 जुलाई को पद संभालेंगे। बताते नेतन्याहू के खिलाफ नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों को अब ताकत मिल गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।